हेलो एवरीवन, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने पिछले वीडियो में जो ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन इन दोनों संकल्पनाओं के बारे में जानकारी ली है। आज के इस वीडियो में हम इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इस एक मुख्य संकल्पना को या कंसेप्ट को यहाँ पे एग्जामाइन करने वाले हैं। प्रेफरेंस शेयर जो है या जिसको हम अग्रहक अंश कहते हैं, प्राधान्यकृत अंश कहते हैं, अगर इनकी हम बात करें तो इसका जो बेसिक एक इन्फॉर्मेशन था वो हमने ऑलरेडी कलेक्ट किया हुआ है जो हमारे प्रीवियस वीडियोस है उसमें मैंने वहाँ पे आपको इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के बारे में एक जानकारी प्रदान की थी। तो उसी जानकारी का आधार लेते हुए अब हम इशू एंड रिडम्पशन मतलब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो अंश है उन्हें जारी करने की प्रक्रिया और उनका जो मतलब उन्हें लौटाने की, शोधन करने की या मराठी में जिसको परत फेड़ कहते हैं उसकी जो प्रोसेस होती है वो आज हम स्पेसिफिकली इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले जो इशू करने होते हैं प्रेफरेंस शेयर, उन प्रेफरेंस शेयर को इशू करने के लिए कुछ कंडीशंस एमसीए ने मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने प्रिस्क्राइब की है, बताई है, उसके आधार पर ही प्रेफरेंस शेयर इशू होना चाहिए। वन बाय वन अब हम यहाँ पे कंडीशंस देखेंगे जो प्रिस्क्राइब्ड की गई है एमसीए के द्वारा। फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे बताई गई है वो है स्पेशल रिजोल्यूशन। जो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर की अगर हम बात करेंगे तो The issue of such share has been authorized by a special resolution of the company। एक विशेष प्रस्ताव को पारित करके ये जो इशूइंग की प्रोसेस है प्रेफरेंस शेयर की वो हमें यहाँ पे करनी होती है। उसके बाद अगर हम सेकंड देखें तो यहाँ सेकंड पॉइंट या कंडीशन बताया हुआ है फॉल्टलेस कंपनी। अब ये जो फॉल्टलेस कंपनी कहा गया है ये इस संदर्भ में या इस कंटेक्स्ट में यहाँ पे फॉल्टलेस वर्ड यूज किया गया है कि जिस वक्त आप प्रेफरेंस शेयर इशू करना चाह रहे हैं उससे पहले आपकी कंपनी के जो ऑलरेडी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उन्हें डिविडेंड प्रदान करने में या डिविडेंड देने के वक्त या जिसको हम बोलेंगे कि अगर रिडम्पशन का टाइम है इन दोनों प्रोसेस में मीन्स रिडम्पशन करने में या डिविडेंड के वक्त ये जो पर्टिकुलर कंपनी है वो फेल्यूर साबित नहीं हुई होनी चाहिए। मतलब उनपे या पहले फॉल्ट ऐसा कोई आया है ऐसा नहीं होना चाहिए, मीन्स फॉल्टलेस कंपनी हम उसे कहते हैं। उसके बाद थर्ड है पर्टिकुलर्स ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन। अब जो स्पेशल रिजोल्यूशन यहाँ पे पास करके ही इशूइंग करना था या हमें जारी करने होते हैं तो इसमें पर्टिकुलर्स क्या होता है उसका एक विवरण या उसके आने वाले जो जिसको हम बोलेंगे कंटेंट्स जो है उसका हमें यहाँ पे स्पेशली यहाँ थोड़ा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। पर्टिकुलर्स ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन में हम सबसे पहले देखेंगे A company issuing preference share shall set out in resolution particulars in respect of the following matters relating to such share. First one, the priority with respect to payment of dividend or repayment of capital. Repayment of capital या dividend इन दोनों परिस्थितियों में, इन दोनों सिचुएशंस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रायोरिटी होनी चाहिए, प्राधान्य होना चाहिए, ऐसा क्लॉज, ऐसी जानकारी रिजोल्यूशन जो हमारा स्पेशल रिजोल्यूशन है उसमें मेंशन करनी होती है। सेकंड, द पार्टिसिपेशन इन सरप्लस फंड। अगर सरप्लस फंड है तो उसमें पार्टिसिपेशन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का भी होना चाहिए, ऐसा एक वहाँ पे अगर मेंशन अगर है तो जैसे हमने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में देखा था कि ये सब चीज़ें हम अंतर नियमावली में वहाँ पे हमारे लिखी हुई होती है, एड ऑन की हुई होती है और उसके आधार पे हम हमारा पूरा इंटरनल मैनेजमेंट चलाते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर वहाँ पे लिखी हुई है तो ये वहाँ स्पेशल रिजोल्यूशन के जो पर्टिकुलर्स है उसमें मेंशन करने होते हैं, उसके बाद हम इशूइंग की प्रोसेस करते हैं। थर्ड बताया हुआ है द पार्टिसिपेशन इन सरप्लस असेट्स एंड प्रॉफिट्स ऑन वाइंडिंग अप which may remain after the entire capital has been repaid। जब वाइंडिंग अप की प्रोसेस हो रही है, निस्तारण की प्रोसेस हो रही है, कंपनी बंद होने जा रही है, ऐसे परिस्थिति में पूरा कैपिटल जो है मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स का और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का सभी बकाया जितना था वो देने के बावजूद भी अगर कुछ सरप्लस बाकी रहता है, कुछ अतिरिक्त यहाँ पे अमाउंट बाकी रहता है तो उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी अधिकार मिलना चाहिए, ऐसा हम वहाँ पे लिख सकते हैं इशुएंस के पहले या इशू करने से पहले। उसके बाद है द पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन क्यूमुलेटिव
और नॉन क्यूमुलेटिव बेसिस। अब ये क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव बेसिस क्या है, तो सबसे पहले मैं इसका आपको अर्थ समझाती हूँ तो आपको समझ आएगा। वैसे आप में से कई लोग अब मास्टर्स लेवल पे पढ़ रहे हैं तो आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। द पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव बेसिस। तो क्यूमुलेटिव को संचयी अंश कहते हैं, या संचयी प्रकार का एक जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होता है वो संचयी अग्राहक का अंश कहलाता है, और नॉन क्यूमुलेटिव को हम असंचयी कहते हैं। तो ये संचयी और असंचयी क्या है, तो जो एक डिविडेंड का एक पर्टिकुलर परसेंटेज होता है, उस परसेंटेज पे जब डिविडेंड दिया जाता है, तो जब अगर एक आधे साल कंपनी की कंडीशन नहीं है डिविडेंड देने के लिए, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, अगर हमने ऐसा 10% ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर आपने बैलेंस शीट में कई बार देखा होगा, तो 10% हर साल उन्हें डिविडेंड मिलना ही चाहिए। लेकिन कंपनी की कंडीशन नहीं है, तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर जो टाइप होता है, इसमें ये जो 10% इस साल का लाभांश था, इस साल का डिविडेंड था, भले ही कंडीशन अभी नहीं है, बट नेक्स्ट ईयर में जब हो जाएगी तो ये संचयीकृत हो जाता है, ऐड होते रहता है। मतलब ये अब इस साल कंडीशन नहीं थी तो ये 10% का डिविडेंड डूब गया, ऐसा होगा क्या? नहीं, नेक्स्ट ईयर में ये 10% और उस साल का 10% ऐसा संचयीकृत होके उन शेयर होल्डर्स को वहां पे डिविडेंड की अमाउंट मिलती है। तो ये ऑलरेडी वैसा प्रकार या वैसी डिविडेंड पे करने की जो प्रक्रिया है वो पहले से ही बताई होनी चाहिए, तो वही यहाँ पे पर्टिकुलर्स ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन में बताई जाती है कि डिविडेंड का जो पेमेंट है वो क्यूमुलेटिव बेसिस पे होगा या नॉन क्यूमुलेटिव। अब नॉन क्यूमुलेटिव क्या होगा? असंचयी। अगर इस साल कंडीशन नहीं है तो 10% डिविडेंड जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया अगर, और कंडीशन अगर नहीं है तो इस साल का पूरा जो डिविडेंड है वो डूब जाएगा, क्योंकि वहां पे नॉन क्यूमुलेटिव टाइप है, तो ये वहां पे दर्ज कराना पड़ता है। उसके बाद हम मतलब बाद में कोई आवाज न उठा सके, इसके लिए ये सभी चीजें पहले से दर्ज करानी पड़ती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है द कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी शेयर। अगर ये प्रावधान डालना है तो ये भी मतलब अगर कन्वर्टिंग फॉर्म अगर प्रेफरेंस शेयर का रखे हुए है तो वो पहले से ही वहां पे मेंशन होना चाहिए। उसके बाद वोटिंग राइट्स के बारे में जानकारी और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की भी पूरी जानकारी यहाँ दर्ज करानी होती है। सो ये हमारा थर्ड पॉइंट था, पर्टिकुलर्स ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन। उसके बाद है कंटेंट्स ऑफ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। अब ये कंटेंट्स ऑफ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स में कौन कौन से कंटेंट्स दिए हुए हैं ये हम सबसे पहले देखेंगे। द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू बी अनेक्स्ड टू द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग shall provide the complete material facts concerned with the relevant to the issue of such share। अब यहाँ पर जो भी हम शेयर इशू करने जा रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर की जो इशू करने की प्रोसेस हो रही है, उसमें ईच एंड एवरी फैक्ट, ईच एंड एवरी मटेरियल फैक्ट, मतलब जो भी सत्याकृत यहाँ पे जानकारी है, बात है, वो वहाँ डिस्क्लोज करनी होती है, नमूद करना होती है, लिखी हुई होना होती है, और ये होते हैं एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के कंटेंट्स, जहाँ पे आप पूरी सत्याप्रत जानकारी लिखते हो, बताते हो, दर्शाते हो। सो आप जानकारी देखेंगे कौन कौन सी जानकारी इसमें होनी चाहिए। द साइज ऑफ द इशू एंड नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी इशूड एंड नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर, कितने शेयर इशू करने के लिए निकाल रहे हैं, उनकी कीमत क्या होगी, ये सब जानकारी वहां होनी चाहिए। सेकंड, द नेचर ऑफ सच शेयर दैट इज क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल, मतलब किस प्रकार का प्रेफरेंस शेयर है। जैसे क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव तो मैंने अभी भी आपको समझाया, संचयी, असंचयी, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, ये जो प्रकार है ये सभी प्रकार आपने पहले से पढ़ रखे हैं। तो इस प्रकारों में से कौन सा एक स्पेसिफिक टाइप का प्रेफरेंस शेयर है जो यहाँ इशू किए जाने वाला है, वो वहाँ दर्शाना पड़ता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू, इशू करने के पीछे क्या उद्देश्य है ये भी लिखना होता है। द मैनर ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, मैनर मेंटेन करना होता है। द प्राइस एट विच सच शेयर आर प्रपोज्ड टू बी इशू, कौन से प्राइस पे आप ये शेयर इशू कर रहे हो, ये भी जानकारी वहां देनी होती है। उसके बाद है द टर्म्स ऑफ इशू इंक्लूडिंग टर्म्स एंड रेट ऑफ डिविडेंड ऑन ईच शेयर। अब जैसे हम हमेशा हमारे आपने फाइनल ईयर तक या आपने अभी जितना भी अकाउंट्स पढ़ा है उसमें देखा है कि हम हमारी बैलेंस शीट में ऐसा लिखते हैं 10% ऑफ प्रेफरेंस शेयर, देन आगे उसकी अमाउंट लिखते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स लिखते हैं, हर एक शेयर की रकम कीमत कितनी है वो लिखते हैं, मल्टीप्लाइड करके आउटर कॉलम में उसकी वैल्यू दिखाते हैं। सो ये जब प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस में ये जो यहाँ
यहाँ पे 10% आपको बताया गया है, ये ऑलरेडी डिसाइडेड होता है दोस्तों। और वही बाद में अगर ये यहाँ पे पहले से प्रिस्क्राइब्ड मैनर में ना बताया जाए तो यहाँ तो कुछ के कुछ लोग मांग कर सकते हैं, इसीलिए आगे जाके किसी भी प्रकार का कोलाहल ना हो, इसके लिए सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ क्लियर करनी होती है। और उन टर्म्स एंड कंडीशन में रिडम्पशन के टर्म्स होते हैं, मतलब जब पैसे लौटाने होते हैं, रिडम्पशन करना होता है शेयर्स का, उस समय की पूरी टर्म्स एंड कंडीशन। और उसके अलावा हम ये बोलेंगे कि उससे पहले की अगर देखें जब एग्जिस्टेंस में होगा तो रेट ऑफ डिविडेंड हम यहाँ पे देखते हैं। और इसके अलावा टर्म्स इशू के भी कुछ टर्म्स होते हैं, वो भी सब यहाँ लिखना पड़ता है। उसके बाद है द मैनर एंड मोड्स ऑफ रिडम्पशन, किस मोड में, किस प्रकार में, किस अग्रक्रम में रिडम्पशन होगा, ये भी यहाँ दर्ज कराना पड़ता है। द करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ द कंपनी, क्या पैटर्न है, वो सभी बातें यहाँ पे हमें दर्शानी पड़ती है कंटेंट्स ऑफ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में। उसके बाद है एंट्री इन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, where a company issues preference share, the register of members shall contain the particulars in respect of such preference share holder। अब ये पॉइंट में ज्यादा कुछ समझाने जैसा नहीं है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है इशू इन अकॉर्डेंस विथ सेबी रेगुलेशन, जो सेबी के रेगुलेशंस है या सेबी एक्ट के अंतर्गत जो बातें बताई गई है उन्हें भी मद्देनजर रखते हुए इशू की प्रोसेस करनी पड़ती है, अंश जारी करने की जो प्रोसेस है वो करना पड़ती है। सो स्टूडेंट्स, ये थे इशू करने के लिए जो कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड की है एमसीए ने, उन कंडीशंस को अभी हमने देखा। अब इसके बाद हम इसका जो मतलब अभी हमने शुरुआत देखी थी कि शुरुआत कैसे की जानी चाहिए, अब सीधा इसी वीडियो में हम देखेंगे कि अंत कैसा होता है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब अंत मतलब क्या, जिसको मराठी में परत फेड़ कहते हैं और हम जिसको शोध्य बोल सकते हैं हिंदी में, शोध्य अग्र हक अंशों का शोध्य करना, शोधन करना जिसको हम बोलते हैं, वो अब यहाँ पे रीपेमेंट भी रिडम्पशन को कहा जा सकता है। तो वो प्रोसीजर अब हम यहाँ देखेंगे कि किन किन टर्म्स में रिडम्पशन होता है, किन किन एस्पेक्ट्स में रिडम्पशन होता है, वो अब हमें यहाँ पे देखना है। तो फर्स्ट पॉइंट है यूजुअली इन 20 ईयर्स, सो जनरली a company may redeem preference share within a period not exceeding 20 years from the date of their issue। मतलब जिस तारीख को शेयर इशू किए गए हैं उससे 20 साल के बाद कभी रिडम्पशन नहीं होना चाहिए। 20 साल की प्रोसेस में मतलब यहाँ पे 20 ईयर्स का, यूजुअली इन 20 ईयर्स 20 साल के अंदर की एक रिडम्पशन की यहाँ पे टेन्योर जिसको हम बोलते हैं, कालावधि जिसको बोलते हैं, वो सुनिश्चित किया गया है। उसके बाद है शेयर फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अगर आपने ये जो शेयर इशू किए हैं वो इशू करने के वक्त वहाँ पे वो जो शेयर का इशू करने का जो ऑब्जेक्टिव था वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए शेयर इशू किए गए थे, ऐसा अगर दर्शाया गया है तो यहाँ पे थोड़ा हमें टाइम में क्या जिसको हम कहेंगे सहूलियत मिल जाती है। ये जो नॉर्मली 20 ईयर्स है वो अगर आपने शेयर्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट किया है तो ये जो टाइम है ये 20 to 30 ईयर्स के बीच में हो जाता है, लेकिन ये नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स होता है, मतलब 30 साल के बाद का समय नहीं मिलता, 30 साल के अंदर रिडम्पशन की प्रोसेस करनी होती है। सो ये एक था सेकेंड पॉइंट, शेयर्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट, जिसमें हमने देखा कि यहाँ थोड़ी हमें सहूलियत मिल गई है। उसके बाद है रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट और प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू। जो रिडम्पशन कर रहे हैं वो प्रॉफिट में से, या अगर आपने रिडम्पशन की प्रोसेस के लिए फ्रेश इशू किया है, सो इस प्रोसेस के लिए जो आपने यहाँ पे ये तरीके यूज किए हैं, इनमें से अगर आप ऐसा आपके इसमें स्पेसिफिक कहा गया है कि आप प्रॉफिट में से रिडम्पशन करेंगे या फ्रेश इशू करके प्रोसीड करेंगे रिडम्पशन की प्रोसेस को, सो इसमें हम देखते हैं कि रिडम्पशन करने का तरीका कौन सा अपनाया था और उसी का आधार अब लेके किया जा रहा है या नहीं। उसके बाद का फोर्थ पॉइंट है रिडम्पशन ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स। अब रिडम्पशन उन्हीं शेयर्स को या शेयर होल्डर्स को किया जाएगा जिन्होंने उनकी पूरी जितनी भी रकम थी, जितनी भी अमाउंट थी वो पहले ही चुका दी है। अगर वो शेयर्स की उनकी रकम पूरी नहीं चुकाई गई है तो ऐसे शेयर होल्डर्स को रिडम्पशन की प्रोसेस नहीं की जा सकती, इसीलिए रिडम्पशन ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स, जो फुल्ली पेड शेयर्स है उन्हीं को रिडीम किया जा सकता है। उसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट है यूज ऑफ कैपिटल
कंपनीज में ऐसा क्लॉज डाला हुआ होता है कि रिडम्पशन के लिए कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट जो एक हमने यहाँ पे एक संचिति का एक जो खाता बना रखा है, उस खाते में जो संचिति जमा है, जो रिजर्व जमा है, उसका प्रयोग भी हम रिडम्पशन के लिए करते हैं। सो ये भी एक रिडम्पशन करने के लिए यूज में लाया जाता है, यूज ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। उसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट है रिडम्पशन ऑन टर्म्स ऑफ इशू। ये सबसे मेन है। हमने टर्म्स ऑफ इशू में अभी अभी देखा, मैंने आपको कंटेंट ऑफ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में बताया कि इसमें जो इशू की टर्म्स है वो भी मेंशन होने चाहिए, जो रिडम्पशन की टर्म्स है वो भी मेंशन होनी चाहिए, जो डिविडेंड का परसेंटेज फॉर्म है वो भी मेंशन होना चाहिए। सो ईच एंड एवरी पॉइंट विच इज मेंशन इन कंटेंट ऑफ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट which is already mentioned in that portion, so we have to use that terms and condition at the time of redemption। जब हमने यहाँ लिख के रखा था, उन लिखी हुई बातों का उपयोग अब हम रिडम्पशन के समय करेंगे। जो टर्म्स एंड कंडीशन फॉर रिडम्पशन आपने इस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में इशूइंग के वक्त यहाँ पे जारी की थी, अब उनका प्रयोग हम यहाँ करेंगे। तो टर्म ऑफ इशू जो थी, उस टर्म्स को ध्यान में रखते हुए आपने क्या क्या बातें टर्म्स ऑफ इशू की, मतलब क्या समय निर्धारित किया था, किस प्रकार का ये शेयर है, रिडम्पशन की क्या प्रोसेस वहां पे निर्धारण की गई थी, ये सभी बातें जो टर्म्स ऑफ इशू के समय हमने देखी थी, वो रिडम्पशन के वक्त ध्यान में रख के फिर ही रिडम्पशन की प्रोसेस की जाती है। उसके बाद है टाइम ऑफ रिडम्पशन, एट अ फिक्स्ड टाइम और ऑन द हैपनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट। उसके बाद सेकंड है एनी टाइम एट द कंपनी ऑप्शन, और थर्ड बोला गया है एनी टाइम एट द शेयर होल्डर्स ऑप्शन। सो यहाँ पे टाइम ऑफ रिडम्पशन में हम केवल एक बोल सकते हैं कि जो एक फिक्स्ड मैनर या फिक्स्ड टाइम है उसके आधार पे तीन अलग अलग बताए गए हैं, या हैपनिंग ऑफ ए पर्टिकुलर इवेंट, एक पर्टिकुलर इवेंट अगर जिसको हम हैपनिंग ऑफ पर्टिकुलर इवेंट में क्या बोलेंगे कि लिक्विडेशन की प्रोसेस, एक मतलब जिसको हम आकस्मिक निस्तारण जिसको कहते हैं, ऐसा अगर हो रहा है तो ऐसे परिस्थिति में आपको रिडीम करना ही करना है। सो ये सभी बातें यहाँ पे हमने टाइम्स ऑफ रिडम्पशन में, या रिडीम आप कब कब कर सकते हो, किस किस समय कर सकते हो, उसमें यहाँ देखी हुई है। सो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको यहाँ पे इशू ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इशू एंड रिडम्पशन, मतलब पहले इशू करने के लिए पूरी जानकारी हमने ली और फिर रिडम्पशन की जानकारी ली। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ, हर बार जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें होती है मैं आपको बोलते चलती हूँ वीडियो में। जैसे पीछे भी मैंने कुछ जगह 14 16 पॉइंट्स थे, वो भी आपको एक एक दो वीडियो के पार्ट करके समझाए, लेकिन ईच एंड एवरी पॉइंट मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। वैसे ही आज के इस, जैसे अभी रिडम्पशन के पॉइंट्स, इसमें कई पॉइंट्स दिए थे दोस्तों, लेकिन उतने सारे पॉइंट्स एक ऑनलाइन वे में आपके साथ साझा करना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं था, तो चुनिंदा पॉइंट्स मैंने आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट किए हैं। आई होप ये सभी पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे, और जो एक्स्ट्रा पॉइंट है आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपको PDF फॉर्म में पूरी नोट्स अवेलेबल करवाने वाली हूँ जल्द ही। मेरा एक यूनिट पूरा हो चुका है, ये सेकेंड यूनिट के पोर्शंस चल रहे हैं। सो जो फर्स्ट यूनिट मेरा पूरा हो चुका है, मैं उसका आपको PDF जल्द ही आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड करूंगी। तब तक के लिए जो जो वीडियोज आ रहे हैं आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। कुछ अगर बातें आपको नहीं समझ आती है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, या आप इसको अगर और इलैबोरेटिव वे में समझना चाहते हैं इन सब चीज़ों को, तो आप अभी मास्टर्स के लेवल पे हो, मास्टर्स डिग्री लेने के लिए हो, तो आप कुछ चीज़ें खुद भी सर्च कर सकते हो, गूगल इसी के लिए है। सो थैंक यू सो मच।